ये है मेरी 11th की मार्कशीट और ये है मेरे भाई देव की 11th की मार्कशीट। जब कभी भी मैं हम दोनों की मार्कशीट देखता हूँ 11th की तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि जहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में हमने स्कोर करे थे 96, 97 मार्क्स, इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स थे 61 और मेरे भाई के थे 55.5। लेकिन जस्ट एक साल बाद क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में मैंने स्कोर करे थे इकोनॉमिक्स में 94 मार्क्स। सिर्फ एक 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन मेरा गलत चला गया था और मेरे भाई ने स्कोर करे थे 95 मार्क्स, उसके एमसीक्यूज गलत चले गए थे। तो क्या हुआ एक साल में जो हम दोनों का रिजल्ट इतना इंप्रूव हो गया इकोनॉमिक्स में? क्या हमने 11th में फोकस नहीं करा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या 12th में इकोनॉमिक्स हमको आसान लगता था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या हमने स्मार्ट वर्क करा था? जी हाँ, ये स्मार्ट वर्क एक ऐसी चीज थी जिसने हम दोनों को इकोनॉमिक्स में भी टॉपर बना दिया, और वही आज मैं आपको बताने वाला हूं। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में 9 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, आप चाहे क्लास 11th में हो, 12th में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इकोनॉमिक्स आपको बहुत आसान लगने लगेगा। एक एक टिप को बहुत अच्छे से सुनिए और इसे फॉलो करिए। तो टिप नंबर 1 निकल कर आती है राइट रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स में 11th 12th मिलाकर 4 बुक्स हैं। स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके 11th में, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th में। अगर हम इंडियन इको को छोड़ देते हैं तो इसके अलावा जो 3 बुक्स हैं वहां पर रिफ्रेशर लेना मस्ट है। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। इंडियन में आप लेटेस्ट एनसीईआरटी बिल्कुल से फॉलो कर सकते हैं। अब जब कभी भी हम रिफ्रेशर की बात करते हैं तो 2 नाम हमारे सामने आते हैं, संदीप गर्ग और वीके ओरी। कुछ यूट्यूबर्स आपसे बोलेंगे वीके ओरी ले लो, तो कुछ बोलेंगे संदीप गर्ग ले लो, लेकिन आप मेरी बात भी सुन लीजिए। मेरा ये मानना है कि आपको वो बुक लेना चाहिए जो आपके टीचर्स स्कूल में यूज कर रहे हैं। अगर वो वीके यूज कर रहे हैं तो आपको वीके ओरी लेना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे होता यह है, जब आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर वही बुक आपके पास होती है तो आप अपने टीचर्स को फॉलो कर पाते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में आता है। अगर आपके पास कोई और बुक रहेगी तो सिलेबस तो सेम है लेकिन टॉपिक्स अलग रहते हैं, अलग तरीके से लिखा होता है, तो क्लास में इतने अच्छे से चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो वही बुक फॉलो करिए जो आपके स्कूल में फॉलो करी जा रही है, लेकिन वो बुक इन दोनों में से ही होना चाहिए। इसके अलावा कोई बुक आपके स्कूल में फॉलो करी जा रही है तो आप वीके ओरी, संदीप गर्ग में से कोई ले लीजिए। ये दोनों बुक अच्छी हैं। हर किसी को अपने ओपिनियन देने की आदत होती है, इसलिए आपको कोई बोल देता है वीके ले लो, कोई बोल देता है संदीप ले लो। मैंने दोनों बुक से पढ़ा है, दोनों बुक्स अच्छी हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रेशर ले लीजिए। बिना रिफ्रेशर आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। इंडियन इको में आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद याद रखिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है, इससे आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात आती है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसे आपको एज अ होल पढ़ना चाहिए। मतलब सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर पूरा कंटेंट दिया होता है, उसे प्रिंट करवाइए, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। वहां पर आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे कि एक चैप्टर, एक यूनिट के अंदर कितने सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे ही आपका कोई टॉपिक हो जाए उसे कट कर दीजिए। आपको पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी टॉपिक आप पहले कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कुछ चैप्टर होते हैं जैसे बजट वाला चैप्टर हो गया, उसे अगर आप एक बार में पूरा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक हैं वो आप ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं मुझसे यूनिट 2 बिल्कुल भी नहीं बन रही, लेकिन रियलिटी ये है कि यूनिट 2 में सिर्फ 1-2 टॉपिक ऐसे रहते हैं जो उनसे नहीं बनते, बाकी सारे टॉपिक बन रहे होते हैं, और वो इस चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर बार बार रिवीजन करने लग जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये मत करिए। कोई भी टॉपिक अगर आपसे नहीं बन रहा है तो स्कूल में टीचर से आप पूछिए, यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिए, लेकिन उस चक्कर में रुकिए मत। आप आगे के टॉपिक्स कर सकते हैं। जहां मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी वीडियोस में बोलता हूं कि आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ये सेम चीज मैं इकोनॉमिक्स के लिए नहीं बोलता। मैं इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर आपको अभी बता सकता हूं, और इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि इकोनॉमिक्स में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल भी क्वेश्चंस को घुमाया फिराया नहीं जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको बुक में देखने को मिलेंगे वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लीजिए।
फिर से हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साइड करेंगे। रीजन मैं आपको बता देता हूं। 2019-20 में पहली बार इस बुक को क्लास 12th में इंट्रोड्यूस करा गया था। इससे पहले ये बुक क्लास 11th में पढ़ाई जाती थी। तो आप अगर अपनी रिफ्रेशर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, इनफैक्ट इंडियन इको में भी बुक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि 11th में ये बुक चलती थी, तो आप अगर इसके भी सारे PYQ कर लेते हैं जो स्कूल में आए हुए हैं, साथ में क्वेश्चन बैंक को आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं और इसके बाद पिछले 10 सालों के पेपर्स को अच्छे से देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। रिफ्रेशर के क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन, और आप नोटिस करेंगे कि इन तीनों चीजों में बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करना पड़ेंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। हाँ, इंडियन इकोनॉमिक में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगी, उसके ज्यादा PYQs नहीं है, लेकिन बाकी के बुक्स में आपके मार्क्स नहीं कट सकते। इकोनॉमिक्स में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और अब हम क्वेश्चंस की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, गुरुकुल बाय ओसवाई की आपको एक बहुत ही शानदार बुक देखने को मिल जाएगी, लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व पेपर्स। हर एक मेजर सब्जेक्ट के लिए बुक आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें CBSE के पास्ट 10 ईयर्स पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, दिल्ली के पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, आउटसाइड दिल्ली के पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब अप्रॉक्स आपको 19-20 पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये सैंपल पेपर्स नहीं है, मन से बनाए हुए पेपर्स नहीं है, ये CBSE बोर्ड एग्जाम के पेपर है। मतलब ये पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा CBSE का पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। इसे जरूर से परचेज कर लीजिए और इसके पेपर आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको CBSE का पेपर समझ में आएगा, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी, रिवीजन हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उसका फिर से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। अगर आप क्लास 11th में तो दोनों बुक्स आपको साथ में करना है, लेकिन अगर आप 12th में हैं तो आप एक चीज फॉलो कर सकते हैं जो मैंने भी करी थी। मुझे इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगती थी, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को बहुत आसान लगती है और मैक्रो बहुत डिफिकल्ट लगती है। लेकिन कॉमर्स में जस्ट उल्टा हो जाता है, उन्हें मैक्रो आसान लगती है। तो अगर आपका भी यही केस है तो आप सिंपल सा काम ये कर सकते हैं, पहले इंडियन इकोनॉमिक्स को निपटा लीजिए, उसको पूरा कंप्लीट करके छोड़ दीजिए और इसके बाद पूरा फोकस करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। मैंने भी सेम चीज करी थी। मैंने सबसे पहले इंडियन को पूरा पढ़ लिया था, उसको साइड में कर दिया था और पूरा फोकस फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पर करा था, क्योंकि मुझे मैक्रो बहुत डिफिकल्ट लगता था। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों ही बुक डिफिकल्ट लगती हैं, दोनों ही आसान लगती हैं, तो दोनों को आप साथ में लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बुक को पहले कर लेने से हो ये जाता है, दोनों बुक बहुत अलग है, दोनों में कोई चीज सेम नहीं है। तो इंडियन अगर आप पहले निपटा देते हैं ना, तो आप मैक्रो को बहुत आराम से पूरा टाइम दे पाते हैं। और कई बार मैंने ये भी नोटिस करा है, मैक्रो से इंडियन में जंप करते हैं, इंडियन से मैक्रो में करते हैं, दिमाग घूम जाता है, क्योंकि दोनों बुक बहुत ही डिफरेंट है। फिर बाद में सब कुछ हम भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो ये चीज आप ट्राई कर लीजिए, एक हफ्ते ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर से आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स और उसमें हम न्यूमेरिकल्स की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। 11th के न्यूमेरिकल्स कंपैरेटिवली इजी हैं, आप बस प्रैक्टिस करेंगे, आपसे बनने लगेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ हो जाएगा। लेकिन 12th में इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड देखने के बाद बच्चों का सर घूम जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको पूरे न्यूमेरिकल्स बता सकता हूं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स गलत होने का चांस ही नहीं है। आप मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं एक वीडियो डाल रहा हूं। मैंने एक ट्रिक्स की वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों मेथड की बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताई हैं। उन ट्रिक्स को आप देख लीजिए, उसके बाद सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो ही नहीं सकते। तो न्यूमेरिकल्स की टेंशन तो आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। हमेशा याद रखिए कि ह्यूमैनिटीज के बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, एक बार आपने चैप्टर कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कितना भी घूमकर क्यों ना आ जाए, अगर आपको दिमाग में चैप्टर मालूम है तो आप आंसर लिख सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये नहीं होता। अगर आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डायग्राम पूछा गया है, ग्राफ पूछा गया है, बनाना पड़ेगा, डेफिनेशन एज इट इज आपको लिखना पड़ेगी। अगर आपको आया है दो चीज के बीच में कंपेयर करिए, तो वही पॉइंट्स आपको लिखना पड़ेंगे जो वैलिड है, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो यहां पर आपको करना पड़ेगी प्रैक्टिस। अगर आप इकोनॉमिक्स में रिवीजन नहीं कर रहे हैं, लिखकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स में ना निमोनिक्स और ट्रिक्स बहुत काम आते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 5 ईयर प्लान्स के गोल्स के बारे में बताया गया है। तो उसे मैंने कैसे याद करा था? जेम्स। जी से हमारा मतलब हो गया ग्रोथ, ई से हमारा हो गया इक्विटी, फिर मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस।
अब मुझे जेम्स याद हो गया, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आराम से मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, सब हेडिंग दे सकता हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। फिर इसके बाद याद रखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले गुरुकुल बाय ओसवाल बुक के बारे में मैंने आपको बताया, उसे देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, रिफ्रेशर देख लीजिए। ये देखिए कि जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो हमेशा वेरी शॉर्ट में ही देखने को मिलते हैं, कुछ टॉपिक रहते हैं जो ज्यादातर लॉन्ग में देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो सिर्फ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में आता है तो वहां पर हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उतने ही मार्क्स के लिए पढ़ेंगे जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कोई टॉपिक ऐसा है जो 6 मार्क्स में जाता है, ज्यादा क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो वहां पर फिर हम 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इनफैक्ट और ज्यादा पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे, कहीं हम कुछ भूल ना जाए। तो सबसे पहले ये देखिए कि टॉपिक की वैल्यू क्या है। फिर इसके बाद आखिरी टिप, सही से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ऊपर एंड स्क्रीन में 2 वीडियोस में डाल रहा हूं, एक वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि हम सही से ह्यूमैनिटीज में नोट्स कैसे बनाते हैं, वो देख लीजिए, और दूसरी वीडियो में ट्रिक वाली डाल रहा हूं, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक जरूर से परचेज करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, आप सभी को ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ, गुरु टेहंगुरिया।